हाँ जी, तो देखो आज हम 18th ग्रुप डिस्कस करेंगे। ग्रुप 18th जो कि नोबल गैस फैमिली है या इनर्ट गैस फैमिली है। ठीक है, तो इनर्ट नोबल गैस फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारी नोबल गैसेज होगी, जो कि हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडोन है। ठीक है, हाँ जी। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36, यस, जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है वो 54 होता है, और रेडोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 86 होता है। ठीक है, तो आप हीलियम का 2 है तो 2 में आप 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 में आप 8 कर दो, 18 हो जाएगा। 18 में आप फिर 18 ऐड करो, 18 प्लस 18 36, 36 में आप 18 ऐड करो 54, और 54 में आप 32 ऐड करो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे, मतलब एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ये मैजिक नंबर है ना। आप 2 8 8 18 18 32 32 ऐड करके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ। तो हीलियम का हो जाएगा क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये NH2 NP6 को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ S में ही आएगा, क्योंकि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो आगे इलेक्ट्रॉन P में जाएगा नहीं, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ओनली 1s2 होता है। क्या होता है, 1s2 होता है। बट नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम, ठीक है, हीलियम, उसके बाद क्या आ जाएगा, नियोन है वो सेकंड पीरियड में आता है, एन की वैल्यू होगी 2, तो हीलियम 2s2 2p6, हीलियम 2s2 2p6। ठीक है, ऑर्गन का क्या हो जाएगा, नियोन 2s के बाद आएगा 3s, तो 3s2 3p6। ठीक है, 3s2 3p6। क्रिप्टन का हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है, 3s के बाद आएगा 4s 2 4p6। 4s से पहले 3d10 के आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर आएगा जिनोन, जिनोन का क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 3d के बाद 4d10 5s2 5p6 हो गया, 5p6 हो गया। ठीक है, और रेडोन है, इसका आ जाएगा नेक्स्ट जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p2। ठीक है, 6s2 6p6। ठीक है, तो सेम सेम पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे सबके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही आसान है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP6। हीलियम इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करेगा, बाकी एलिमेंट है ना, वो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। सब में पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, और एस में आएंगे 2। ठीक है, हाँ जी, तो लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट? जैसे 15 का लिखा था वैसे 16 का लिखते हैं, वैसे 17 का लिखते हैं, और वैसा ही किसका लिखेंगे हम 18th ग्रुप का भी लिखेंगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ओनली, हीलियम का हो जाएगा सीधा सीधा 1s2, सिर्फ 1s2 आ जाएगा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6 होता है ना। पी ब्लॉक का मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP6 होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 आते हैं। बट हीलियम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सीधा सीधा 1s2 होगा। नियोन की बात करें तो नियोन का क्या हो जाएगा, नियोन का हीलियम हो गया है ना, हीलियम नोबल गैस आ गई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 लिख दो हीलियम की जगह। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 लिख दो। नियोन सेकंड पीरियड में आया है यहाँ पे, तो सेकंड पीरियड में आता है नियोन। पीरियडिक टेबल में आप जब पीरियड को देखो तो नियोन का जो पीरियड नंबर होता है वो 2 है। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2s2 2p6। वैसे ऑर्गन के लिए नियोन
3s2 3p6। वैसे क्रिप्टोन के लिए, ठीक है, क्रिप्टोन के लिए क्या आ जाएगा, 3s के बाद 4s आ जाएगा और 3p के बाद 4p। 4s से पहले 3d10 के यहाँ पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैंने आपको जब भी बताया, जब भी 4s या 4p आता है उससे पहले 3d आता है ना, 3d के 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे बिल्कुल। तो वैसे ही 3d के बाद 4d हो गया और 4s के बाद 5s हो गया और 4p के बाद 5p6 हो गया। ओके, और वैसे रेडॉन का हो जाएगा, है ना, 4d के बाद 5d, 5s के बाद 6s और 5p के बाद 6p। हाँ, और 5d से पहले क्या आते हैं, 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यह है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं एकरेंस की, ठीक है, ये मिलते कहाँ पे है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं नोबल गैसेस। बात करते हैं एकरेंस। एकरेंस, तो जो नोबल गैस है वो मोस्टली प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। रेडॉन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं होती है, ठीक है, जबकि सारी नोबल गैस है वो थोड़ी बहुत अमाउंट में एटमॉस्फेयर में होती है। आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में 78% होती है नाइट्रोजन, 21% के आसपास होती है ऑक्सीजन, और जो रिमेनिंग होता है उसमें अदर गैसेज आती है। अदर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, बाकी नोबल गैसेज है, ठीक है, ये सारी क्या होती है, इंक्लूड होती है, ठीक है। तो अकरेंस की मैं बात करूं तो ऑल नोबल गैस, ऑल नोबल गैस एक्सेप्ट एक्सेप्ट रेडॉन आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन को छोड़ के बाकी जो नोबल गैसेज होती है वो सारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाँ जी, एटमॉस्फेयर में ये गैसेज है वो लेस देन 1% होती है, ठीक है, इनकी जो अमाउंट है वो 1% से ही कम होती है वैसे देखे तो, ठीक है। हाँ, लेस देन 1% होती है बाई वॉल्यूम। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है आपकी नाइट्रोजन और एटमॉस्फेयर में, फिर ऑक्सीजन, और इनकी अबंडेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर एटमॉस्फेरिक नोबल गैसेज है, जितनी नोबल गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनमें सबसे जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है ऑर्गन। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ऑर्गन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो नोबल गैस प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, ऑर्गन, ठीक है। हाँ, इसका सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट नोबल गैसेज है, मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट नोबल गैस है, ऑर्गन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा, इसके अलावा हम बात करें एटमॉस्फेयर के अलावा कभी कभी हीलियम और जो नियॉन होती है, हीलियम या नियॉन है, वो समटाइम जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स के अंदर। रेडियो एक्टिव मिनरल्स वो होते हैं जिससे रेडिएशन रिलीज होते हैं, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होती है आपकी हीलियम और नियॉन, ठीक है, बिल्कुल लेस अमाउंट पे, ज्यादा नहीं होती। ओके, और रेडियो एक्टिव मिनरल्स के जैसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पिच ब्लेंड हो गया, इसके अलावा एक मोनाजाइट भी होता है, मोनाजाइट, ठीक है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो, ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है। हाँ जी, तो हीलियम और नियोन है वो एटमॉस्फेयर के अलावा उस रेडियो एक्टिव मिनरल्स में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट है। हाँ जी, इसके अलावा जो हीलियम का जो मेन सोर्स की हम बात करें, ठीक है, यदि आपको हीलियम का एक्सट्रैक्शन करना है और हीलियम आपको चाहिए, तो हीलियम का जो मेन सोर्स होता है, हीलियम का जो मेजर सोर्स है, ठीक है, वो होता है नेचुरल गैस। क्या होता है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर हीलियम की जो क्वांटिटी होती है बच्चों, वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। नेचुरल गैस है जो हम जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं वहां पे जो नेचुरल गैसेज आती है उसमें भी हीलियम क्या होती है,
मिक्स होती है, ठीक है। हाँ हाँ, एक चीज बताओ, नोबल गैस में ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव है? विच नोबल गैस इज रेडियो एक्टिव? विच नोबल गैस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर? हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, रेडोन, जिनोन, कौन सी रेडियो एक्टिव होगी? तो आप देखते आए हो, आपने 17 ग्रुप पढ़ा, 18 ग्रुप पढ़ा, जो बॉटम पे जो एलिमेंट आता है ना कोई भी, वो रेडियो एक्टिव ओरिजिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडोन है वो क्या होती है? रेडियो एक्टिव होती है, ठीक है। रेडोन की जो रेडोन क्या है यहाँ पे? रेडियो एक्टिव। तो रेडोन नोबल गैस है, वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो। रेडोन नोबल गैस इज रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? किसी दूसरे एलिमेंट से समटाइम बन जाते हैं, है ना। जैसे रेडोन है, वो रेडियम से बनती है। किससे बनती है? रेडियम। जब रेडियम का डिके होता है, ठीक है, वो टूटता है, ठीक है, वो डिकम्पोज होता है, तो रेडियम होता है आपका Ra88 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मास नंबर होता है, एक मिनट, जो रेडियम है वो 88 236 है, ठीक है। तो ये रेडियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। जब इसका डिके होता है, ठीक है, कौन सा डिके होता है? अल्फा डिके। कौन सा होता है? अल्फा डिके। जब इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है ना, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, ठीक है। हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ऑल्दो अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है वो +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो डबली पॉजिटिव या डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को क्या बोलते हैं? हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल मैंने निकाल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब बचेगा क्या? ठीक है। अब जब अल्फा पार्टिकल निकला, तो पहले एटॉमिक नंबर कितना था? 88। अब इससे दो तो माइनस हो गया ना, एक हीलियम निकल गया तो दो तो माइनस हो गया। 88 में से दो माइनस कर दो, कितना बचा? 86। तो रेडोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 86 होता है, यस। ओके। और मास नंबर यहाँ पे कितना है? 236 है। यहाँ पे कितना है? 4 है। तो 236 माइनस 4 कर दो, क्या बचाएगा आपका? अच्छा, 226 है। वेरी, सॉरी, 226 है ना पहले, 226, ठीक है। 226 में से आप माइनस कर दो 4, कितना बचेगा? 222। कितना आ जाएगा? 222, ठीक है। तो इस तरह से जो रेडियम है उसके अल्फा डिके से बनता है रेडोन, ठीक है। हाँ, रेडियम के अल्फा डिके से बनता है रेडोन, ठीक है। जब अल्फा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर कम हो जाता है 2 से, और मास नंबर कम हो जाता है 4 से, ठीक है। फिर आपका अपना प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। अब इसमें भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, समझने वाली चीज है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल आपको पहले ही पता था क्या होता है। डबली पॉजिटिव हीलियम आयन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। इसकी बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, ओके। हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपने मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप की रेडियस पढ़ाई थी। कौन कौन सी? कोवलेंट, मेटेलिक और वंडरवाल। हाँ, तो मुझे बताओ, नोबल गैस की रेडियस कौन सी मेजर होती है? कोवलेंट होती है, या वंडरवाल होती है, या मेटेलिक रेडियस होती है नोबल गैस की? जो नोबल गैस की हम रेडियस मेजर करते हैं, वो कौन सी रेडियस मेजर होती है? याद है आपको? बोलो। एक्चुअली में जो नोबल गैस की जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है? हाँ, बोलो। हाँ, वंडरवाल रेडियस होती है। कौन सी होती है? वंडरवाल रेडियस होती है। आपने प्रिडिक्टेबल में पढ़ा भी है इस चीज को, ठीक है। तो रेडियस है, चाहे कोई भी रेडियस है, वंडरवाल है या कोवलेंट है, रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। रेडियस इंक्रीज होती है क्या? डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप है, वो रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। हाँ जी।
सबसे ज्यादा रेडियस होगी रेडॉन की और सबसे कम होगी किसकी, हीलियम की। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल होते हैं इंक्रीज, और जिसकी वजह से रेडियस होगी इंक्रीज। सेकंड हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। ओके, तो यू नो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटम में इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से फार होता है, जितना दूर होता है, उस पर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू उतनी क्या होती है, कम होती है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। हाँ, डिक्रीज होगी आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, एक चीज बताओ, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी है वो बाकी एलिमेंट से क्या होती है, हाई होती है, इसका क्या रीजन है बताओ। क्या नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी बाकी एलिमेंट से हाई होगी, बाकी हम किसी दूसरे से कंपेयर करें तो वो हाई होती है नोबल गैस की, क्यों, ऐसा क्यों? क्या नोबल गैस इलेक्ट्रॉन का इजीली लॉस कर सकती है? क्या नोबल गैस है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस है वो इजीली कर सकती है? हाँ, नहीं कर सकती। क्या नोबल गैस क्या होती है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली होती है। क्या होती है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ध्यान देना, नोबल गैस में क्या होता है, फुल फील्ड, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उस फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ड्यू टू दिस हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यदि कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा नहीं, है ना। कॉन्फ़िगरेशन यदि फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से बाहर आएगा नहीं, है ना, जरा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, है ना, स्टेबल है। ओके, पर टॉप टू बॉटम पे हम देखें, ट्रेंड देखें, तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट बाकी से हम कंपेयर करें तो नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मतलब ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में ही वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी? कौन सी नोबल गैस है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में भी सबसे हाईएस्ट होती है? जैसे सीजियम की, फ्रेंसियम की सबसे कम होती है, वैसे ही हाँ, हीलियम नोबल गैस है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। किसकी, हीलियम की। ऐसा क्यों? देखो, हीलियम है, सबसे छोटा साइज है। कैसे देखो, आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, बिल्कुल इंक्रीज होगी, है ना। इस तरह से पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, मुझे ये बताओ। ओके, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो इस साइड में मिलेगी। ओके, हम लेफ्ट टू राइट वालों में मिलेगी। और लेफ्ट टू राइट में हम कंपेयर करें, मतलब टॉप टू बॉटम में कंपेयर करें, टॉप टू बॉटम में कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा, सबसे कम इसी की रहेगी इनमें से, और सबसे हाईएस्ट किसकी रहेगी, टॉप वाले की। टॉप पे कौन है यहाँ पे, हीलियम है ना। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हीलियम है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, हाईएस्ट होती है। हीलियम की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, दी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसका रीजन होता है इसका स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज। ओके, हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या है? जब भी हम किसी आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उससे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है ना। हाँ जी, आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। आपके पास कोई एटम है मान लो, ठीक है, जैसे कोई एटम ए है गैसीय स्टेट में, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए माइनस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का यदि गेन करता है, ठीक है, तो उससे जितनी एनर्जी मोर रिलीज होगी, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है? अट्रैक्शन, ठीक है। मान लो आपके पास एक है सोडियम मेटल, ठीक है, एक आपके पास सोडियम मेटल है, एक आपके पास फ्लोरीन है। यस, इन दोनों में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मान लो एक 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 एक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करके बना लिया Na माइनस, या बना लिया F माइनस। ओके, अब देखो F माइनस से एनर्जी रिलीज हुई -300 मान लो, Na माइनस से रिलीज हुई एनर्जी -30, ठीक है। बताओ किसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है? Which one has more affinity towards electron? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा है? किसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होगा? हाँ, फ्लोरीन का होगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। यस, जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? फ्लोरीन एटम के अंदर क्या है? ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, है ना, एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा रिलीज होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। चलो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपके जैसे मान लो पास पड़ा हीलियम, पड़ा नोबल गैस है हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। अब आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ठीक है, ऐड कर दिया मान लो, और बना दिया हीलियम माइनस। क्या ये प्रोसेस स्टेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मतलब क्या हीलियम इजीली इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा? यस और नो? यदि कर लेगा तो क्यों, और यदि नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? बताइए। क्या हीलियम है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इजीली इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा क्या नहीं? देखो नोबल गैस है वो फुल फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं? फुल फिल्ड होते हैं। नोबल गैस क्या होते हैं? फुल फिल्ड है बिल्कुल, है ना। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना वो लेना चाहते ना देना चाहते, ठीक है। हाँ, दीज आर क्या है? फुल फिल्ड है बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, तो जब फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक तो जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डालोगे कहाँ से? एक ही सेल है, ठीक है। तो नोबल गैसेज है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। नोबल गैसेज है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे। बट आपने यदि जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन घुसाना है, आपको ऐड करना ही करना है ना, आपको तो इलेक्ट्रॉन करना ही करना है ऐड, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बट नोबल गैस यदि इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। एनर्जी है वो आपको देनी पड़ेगी, एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ रिलीज नहीं होगी एनर्जी, यहाँ पे कुछ सम अमाउंट में एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। जैसे 40 किलो जूल पर मोल होती है इसकी, है ना, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे हीलियम के अंदर, ठीक है। तो नोबल गैसेस के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, हाँ? तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब नोबल गैस है वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितने मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई एफिनिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन और नोबल गैस के बीच में ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो उनकी एफिनिटी कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। चलो, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है आपकी एनसीईआरटी में पढ़ी है, तो मैं एक बार उनकी आपको बता देता हूँ वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान में रखना है। देखो, एक तो है हीलियम, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, हीलियम नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो हीलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है 48, नियोन की है हमारे पास 116, 96 है क्रिप्टॉन की,
77 है आपके पास जिनोन की, 48 है हीलियम की, 116 है नियोन की, 96 है ऑर्गन की, और क्रिप्टोन की हमारे पास, क्रिप्टोन की हमारे पास 96, सेम ही है, वैल्यू सेम है। और 77 और 68, ठीक है। ऑल दो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने के और भी कम चांस हो रहे हैं, तो हीलियम में कम एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए थी, ठीक है ना। हीलियम में सबसे कम एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए थी, और रेडॉन में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे ये ट्रेंड है, ठीक है, वो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो नियोन में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, नियोन है इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ रही है, बिल्कुल, ठीक है। और सबसे कम है, सबसे कम की हम बात करें तो सबसे कम हीलियम के अंदर है, बिल्कुल, ओके, ठीक है। तो ये अपने ट्रेंड्स में क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना कि नियोन की सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, बाकी आपको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसका हम कोई लॉजिक यहाँ पे दे नहीं सकते, कोई लॉजिक काम नहीं कर सकता यहाँ पे, दिस इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ओके। हाँ जी, तो ये हुई आपकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है। अब हम मूव करते हैं अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। हाँ जी, अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी। तो देखो नोबल गैस होती है, वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहती है नेचर में, ठीक है, हाँ, मोनोएटॉमिक। क्यों? जैसे हीलियम आपके पास, अब दो हीलियम के बीच में बॉन्ड बन ही नहीं सकता, है ना, दोनों का ऐसे डुप्लीट कंप्लीट है, ठीक है, तो दोनों बॉन्ड आपस में बनाएंगे ही नहीं। तो हीलियम है, जितने भी नोबल गैस है, वो सारी मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहती है। नोबल गैस का कोई कलर नहीं होता, नोबल गैस क्या होती है, कलरलेस होती है। यस, देयर इज नो कलर, देयर इज नो टेस्ट, टेस्टलेस होती है, ठीक है, कलरलेस, टेस्टलेस, ठीक है। नोबल गैस क्या होती है, कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, और कोई स्मेल नहीं होती है, तो स्मेललेस भी होती है, ठीक है, ओडोरलेस भी होती है, ओडोरलेस होती है नोबल गैस, ठीक है। हाँ जी, ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा, इसके अलावा मैं वाटर के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी की बात करूँ, वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो बाकी जो गैस थी, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, जो भी हमने गैस पढ़ी है, HCl है, ये सारी गैस है डाइएटोमिक फॉर्म में थी, ठीक है, हाँ। और इनमें अट्रैक्शन फोर्सेज भी क्या थे, मोर थे। नोबल गैस के अंदर है, वो अट्रैक्शन फोर्स सबसे वीक होते हैं, ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहती है, तो इनकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो एक चीज, इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपने कोई कंटेनर लिया है ना, कोई एक विसल ले ली, इसके अंदर आपने कोई नोबल गैस के पार्टिकल फिल कर दिए, मान लेते हैं ये हीलियम के पार्टिकल है, ओके, ये हीलियम के पार्टिकल है। मुझे ये बताओ, हीलियम हीलियम के जो पार्टिकल्स है, या हीलियम हीलियम के जो एटम्स है, उनके बीच में कौन से फोर्सेज काम करेंगे, दिस टाइप ऑफ फोर्सेज, कौन से फोर्सेज काम करेंगे यहाँ पे, आपसे पूछता हूं मैं। हीलियम, देखो जब दो मॉलिक्यूल पोलर पोलर होता है तो डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। और जब नॉन पोलर होता है, दोनों आपके एटम क्या है, नॉन पोलर है। हीलियम एक सिंगल एटम है, दूसरा हीलियम सिंगल एटम है, दोनों सेम सेम एटम है, तो नॉन पोलर है। जब भी नॉन पोलर होता है तो कौन सी इंटरेक्शन होती है, वंडरवाल फोर्स में जो इंटरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, लंदन फोर्स होती है, कौन सी होती है, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, ध्यान देना यहाँ पे, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ मैं, मान लो, है ना,
कि लंडन फोर्स कैसे काम करता है, डिस्पर्जन फोर्स कैसे काम करता है। ध्यान दो इधर, सारे स्टूडेंट ध्यान दो, क्योंकि पहले की जो चीज आपको पढ़ाते हो तो याद रहती नहीं है, ठीक है। तो इधर देख लो, जैसे आपके पास 2 हीलियम के एटम है, सी हियर, ये न्यूक्लियस मान लो दोनों का, ओके। और इलेक्ट्रॉन साइन में बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होता क्या है देखो, जब भी दोनों एटम बिल्कुल सेम सेम है, दोनों इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल है, दोनों पे ना कोई चार्ज है, पूरे के पूरे न्यूट्रल है ना, दोनों का साइज यहाँ पे सेम है। होता क्या है, जब एक एटम दूसरे एटम के पास आता है या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इंड्यूस्ड फोर्स काम करने लगते हैं, अपने आप फोर्स काम करने लगते हैं। वो कैसे करेंगे देखो, इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो थोड़ा इधर खिसक जाता है इस साइड में, ओके। इसका जो न्यूक्लियस है वो इधर खिसक जाता है, हाँ, न्यूक्लियस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। जब न्यूक्लियस शिफ्ट होगा तो इधर देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इधर आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लेफ्ट में आ जाएगी। बताओ लेफ्ट में यदि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आती है तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस एटम की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, है ना। और इस साइड में क्या हो जाएगी, नेगेटिव रह जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी, ओके। वैसे ही इस एटम को देखो आप, इस एटम में जैसे ही न्यूक्लियस इधर जाएगा इस साइड में, तो इस साइड में आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और ये दोनों आर डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है एटम्स की, ठीक है। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना। जो भी ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में क्या करने स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो इन अट्रैक्शन फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। हाँ, मतलब एक तरह से चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है ना, सरफेस के ऊपर चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को या तो हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स, क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, या इनको हम प्यार से लंदन फोर्स भी बोलते हैं, इस फोर्स को लंदन फोर्स, ओके। ये क्या है, लंदन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पर्स हो रहा है, जो चार्जेज है वो न्यूक्लियस के लेफ्ट राइट शिफ्ट होने से, ठीक है, डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। और इस टाइप के फोर्सेस को हम डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये लंदन फोर्स भी होता है, और ये वांडरवाल फोर्स का एक टाइप है। और वांडरवाल फोर्स 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक है आपका लंदन फोर्स, ये सबसे वीक होता है, सबसे वीक यदि कोई नेचर में फोर्स लगता है तो वो डिस्पर्जन फोर्स होते हैं या वांडरवाल फोर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अब मुझे एक चीज आप बताओगे, मुझे बताओ, ये आपके पास नोबल गैस है ना, हीलियम है। यदि मैं नोबल गैस के आपको नाम बताऊं तो हीलियम होगी, नियोन होगी, ऑर्गन होगी, क्रिप्टन होगी, जिनोन होगी, रेडोन होगी, है ना। सब नोबल गैस में डिस्पर्जन डिस्पर्जन फोर्स लगेंगे, देयर इज नो डाउट। सबसे ज्यादा डिस्पर्जन फोर्स कहाँ पे काम करेगा, मुझे बताओ। सबसे ज्यादा लंडन फोर्स किस में काम करेगा, हीलियम हीलियम के एटम के बीच में या रेडोन रेडोन के एटम के बीच में। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या टेंडेंसी रहेगी। हाँ, इस चीज का आंसर आप देख सकते हो, टॉप टू बॉटम जाने पे एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सोचो सबसे ज्यादा कहाँ पे काम करेगा फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी। गलती तो आप करोगे मुझे पता है, क्योंकि इतनी सिंपल सी चीज आपको मैंने पढ़ाई थी। अच्छा, मैंने पढ़ाई नहीं होगी, वो भी होगी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई नहीं होगा। देखो दोबारा देखो, ये चीज आपको नहीं आती, इसका मतलब प्रॉब्लम है, बिल्कुल देयर इज प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये चीज काम की है बिल्कुल, और आपको पता ही नहीं चलेगा, जब पता नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। देखो ध्यान से, ये तो हीलियम का आइटम की मैंने बात की है, यहाँ पे हीलियम हीलियम के बारे में बात कर रहा था अभी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा, तो रेडोन का जो साइज है वो सबसे बड़ा होगा इनमें से। किसका साइज होगा, रेडोन का साइज है वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ओके। तो मैं रेडोन का आइटम बना रहा हूँ यहाँ पे, सबसे बड़ा साइज है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ओके। अगले पेज में बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रेडोन के बड़े बड़े आइटम है बिल्कुल। तो न्यूक्लियस है, इसका इधर शिफ्ट हो जाएगा, यस। तो इधर चार्ज आ जाएंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव रिमेनिंग इस तरह से। वैसे ही
इस साइड में आ जाएगा, पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हाँ जी। तो अब जो इंटरेक्शन होगी वो इन चार्जेस के बीच में होगी, जो सरफेस के ऊपर जो चार्जेज है ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मुझे बताओ, फर्स्ट वाला डायग्राम और सेकंड वाला डायग्राम है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो कहाँ पे लगेगा, आप ही बताओ। इसमें सरफेस एरिया छोटा है, इसमें स्मॉल सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया इसमें क्या छोटा है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है जो डेवलप हुई वो भी क्या हुई, कम हुई ना। ठीक है, और इसमें जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ गई ना। हाँ, ध्यान दो, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ही पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल देख रहे हो आप, है ना। उतना इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यूज बढ़ जाएगी, तो उनमें इंटरेक्शन भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पे एटम का साइज हो रहा है, बढ़ रहा है, नोबल गैस के एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और नोबल गैस के एटम का साइज बढ़ने से, नोबल गैस के एटम का साइज बढ़ने से उनमें क्या होता है, जो वंडरवाल फोर्स होते हैं या जो डिस्पर्जन फोर्स होते हैं उनकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है ना। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट है हमारा। जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ठीक है, नोबल गैस के अंदर, तो मोलर मास बढ़ेगा, यस, मोलर मास बढ़ेगा, एटम हेवी होगा। मोलर मास यदि बढ़ता है तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ रही है, बिल्कुल सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और फिर वंडरवाल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वंडरवाल फोर्स बढ़ने से क्या होगा, नोबल गैस का जो नोबल गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट देख लो आप, या बॉइलिंग पॉइंट देख लो, या सोल्यूबिलिटी इन वाटर देख लो, सोल्यूबिलिटी इन वाटर देख लो, ये सारी चीजें हैं वो अट्रैक्शन फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट है, या सोल्यूबिलिटी इन द वाटर है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे सरफेस एरिया बढ़ेगा, लंडन फोर्स बढ़ेगा, लंडन फोर्स बढ़ने से या वंडरवाल फोर्स बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, हाँ जी, इंक्रीज होती है। और वाटर के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है उसकी भी वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है ये टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे वंडरवाल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ता है तो चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, क्लियर है, लॉजिक समझ गए कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन द वाटर क्यों इंक्रीज होता है। हाँ जी, अब देखो, अब देखो मैंने आपको बताया है, जैसे हीलियम है, नियोन है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ठीक है, टॉप टू में बॉटम जा रहा हूं तो साइज सबका बढ़ रहा है, इनफैक्ट देयर इज नो डाउट, साइज बढ़ रहा है बिल्कुल। साइज बढ़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जिनको नहीं समझ में आया एक बार देख लो और, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो, जैसे एक तो आपके पास हीलियम के एटम है, हीलियम हीलियम के एटम है इस तरह से, ठीक है, और ये है आपके पास रेडोन के, ओके, रेडोन रेडोन का, ये हीलियम हीलियम है। तो लंदन फोर्स वो किस तरह से काम करता है, किसी टाइम के लिए न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो जाता है एटम का, है ना, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर बढ़ जाएगी पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इस साइड में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यस, तो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट में ज्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट में ज्यादा हो जाएगी।
ओके, वैसे ही इस हीलियम एटम को देख लो, इधर न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड में ज्यादा डेवलप हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस साइड में हो जाएंगे। यस, वैसे ही रेडॉन एटम के लिए मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका किसी टाइम टी पे न्यूक्लियस है वो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है इस साइड में ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे ही इस साइड में शिफ्ट करा दो, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे, इधर नेगेटिव नेगेटिव बढ़। ओके, अब मुझे आप ही बताओ कितना आसान है कि इसका सरफेस एरिया छोटा, ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे। मतलब सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कहाँ पे होगी, हीलियम हीलियम के केस में या रेडोन रेडोन के केस में। सबसे ज्यादा सरफेस के ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट किसके ऊपर हुआ है, अर्पण। अर्पण विराट तुम्हें समझ नहीं आया था ना, सबसे ज्यादा जो सरफेस के ऊपर चार्ज है वो किस पे डेवलप हुआ है, रेडोन पे। रेडोन पे सबसे ज्यादा चार्ज डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन भी क्या रहेगी, मोर रहेगी ना, यहाँ पे इंटरेक्शन भी क्या रहेगी, मोर रहेगी, है ना, दोनों एटम ज्यादा क्लोज आएंगे, फोर्स भी दोनों के बीच में क्या लगेंगे, ज्यादा, ठीक है। इसीलिए टॉप टू बॉटम जाने पे जो डिस्पर्जन फोर्स है, ठीक है, जो चार्ज डिस्पर्ज हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो डिस्पर्जन फोर्स है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिस्पर्जन फोर्स है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। और डिस्पर्जन फोर्स यदि टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, नोबल गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है, आप मेल्टिंग पॉइंट को देखो या बॉइलिंग पॉइंट को देखो, मेल्टिंग पॉइंट को देखो या बॉइलिंग पॉइंट को देखो, किस पे डिपेंड करेंगे। यदि एटम्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इजीली आपका बॉइल नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी चीजें हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर। इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिसमें जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो रेडॉन में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी इन द वाटर है, ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पे होगी इंक्रीज, ठीक है, तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यस, चलो। हाँ, अब हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे कम डिस्पर्जन फोर्स है यहाँ पे, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लोवेस्ट होता है, ठीक है। नेचर में जितने भी सब्सटेंस है, ठीक है, सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम। कितना होता है इसकी वैल्यू, 4.2 केल्विन होती है, 4.2 केल्विन होती है हीलियम की बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू। देखो कितना कम है, इसको आप सेंटीग्रेड में चेंज करके देखो, ठीक है। तो सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो 273, 15, ये हो जाएगा सेंटीग्रेड में, बहुत कम वैल्यू हो जाएगा ना इसकी। माइनस कर दो 273 ना, माइनस में आएगा वैल्यू, ठीक है, माइनस में आएगी, सेंटीग्रेड में माइनस में वैल्यू रहेगी, ठीक है, 270 के आसपास, 269 के आसपास रहेगी सेंटीग्रेड में। तो बहुत कम है, इतनी कम है कि कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, बहुत कम है, वेरी वेरी लेस। तो इतना लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आप समझ लो कि हीलियम को आपको लिक्विड में चेंज करना है तो कितना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। एक चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी गैसियस स्टेट में, ठीक है, आपको गैसियस स्टेट में मैंने पढ़ाया था क्या, डिफ्यूजन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे बताओ कौन सी नोबल गैस है उसका डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, विच नोबल गैस हैज हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट, बोलो, विच नोबल गैस हैज हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट। अब बत्ती गुल, डिफ्यूजन की रेट किस पे डिपेंड करती है,
अरे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मैंने पढ़ाया, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एम के। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मोलर मास यदि बढ़ेगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मोलर मास सबसे कम किसका है, हीलियम का है। हीलियम का सबसे लोवेस्ट मोलर मास है, तो उसकी हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी। हीलियम की जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नेक्स्ट देखो, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें हम। नोबल गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी को डिस्कस करें कि नोबल गैस है वो कितना रिएक्टिव है, कितना इनर्ट है, इन सब चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से देखते हैं, देखो नोबल गैस का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुलफिल्ड होता है ना। बात ये है कि इनका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। हाँ जी, तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तो क्या होगी, हाई। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इलेक्ट्रॉन का यदि गेन करना है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा नहीं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मोर पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और इस सब चीजों के कारण आयनाइजेशन एनर्जी तो हो गई हाई, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जरा पॉजिटिव होगी। मतलब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब तब एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तब भी एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो दोनों में फंस गए आप तो, है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो भी दिक्कत, इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी दिक्कत, है ना। जैसे मेटल होती है, मेटल की आयन एनर्जी लो होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली कर देते हैं। और नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का गेन है वो इजीली कर लेते हैं, बिकॉज नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं। नॉन मेटल से फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा या क्लोरीन के अंदर जाएगा तो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। बट नोबल गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज नहीं होने वाला, बिकॉज फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फायदा क्या है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो ज्यादा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे मतलब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी एनर्जी ज्यादा आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, हाईली एंडोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। इसलिए नोबल गैस क्या होती है ना, इनर्ट होती है। क्या होती है, एक तरह से इनर्ट मानी जाती है, पूरी तो इनर्ट नहीं होती, कुछ नोबल गैस रिएक्टिव भी होती है। तो सबसे लेस रिएक्टिव होती है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वेरी वेरी लेस होती है। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वेरी वेरी लेस होती है, ठीक है। नोबल गैस की जो रिएक्टिविटी है वो काफी लेस होती है, काफी कम होती है। हाँ जी, इसलिए कई बार नोबल गैस को हम इनर्ट गैस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी क्या है, वो बहुत कम है। हाँ जी, हाँ लैब में जो प्रिपेयर किया है उसका भी मैं बताऊंगा आपको। जो लैब में जो कंपाउंड बनाया है वो जिनोन का बनाया है। अब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी ना। तो सिर्फ जिनोन का ही कंपाउंड बन पाया, जिनोन या एक आधा कंपाउंड क्रिप्टॉन का, जो नीचे वाले कंपाउंड है उनके कंपाउंड बन पाए। बाकी हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, इनका तो कोई कंपाउंड बन ही नहीं पाया, ठीक है। हाँ, और नोबल गैस को लैब में प्रिपेयर, देखो लैब में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करवाने से कोई इलेक्ट्रॉन कोई गैस वो प्रिपेयर नहीं होती। तुम बोल रहे हो कि लैब में इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉन ले लॉस या गेन करेंगे तो वो बन जाती है, नहीं। नोबल गैस ऑलरेडी क्या होती है, नेचर में प्रेजेंट है ना, कोई मैन मेड नहीं है। नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है नोबल गैस, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। जब एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो नाइट्रोजन अलग आ जाता है, बाकी गैसेज अलग आ जाती है, ऑक्सीजन अलग आ जाती है, अलग अलग कंटेनर में वो इकट्ठी हो जाती है। वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होता। जब हम प्योरीफाई करते हैं एयर से तो वो लॉस और गेन होगा नहीं,
ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव जो ओरिजिन होता है वहां पे भी नोबल गैस होती है, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होता, ये सब प्रोसेस नहीं होते। लॉस और गेन तो कब होते हैं, जब नोबल गैस कोई कंपाउंड बनाती है। जैसे NaCl है, NaCl कब बनेगा, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तभी तो आपका NaCl बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो कब होगा, जब कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो नोबल गैस है, उनके कंपाउंड बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो कुछ नोबल गैस के कंपाउंड नेचर में होते हैं। आपसे नोबल गैस की इनर्टनेस के बारे में पूछे या लो रिएक्टिविटी के बारे में पूछे, तो उसके लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो है एक तो हाई आयनाइज एनर्जी और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। मेटल हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइज एनर्जी लो होती है। नॉन मेटल हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। तो दोनों से उल्टा हो गया, रिएक्टिविटी के लिए या तो आयनाइज एनर्जी क्या होनी चाहिए लो, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा नेगेटिव। तो नोबल गैस के केस में तो दोनों ही केस क्या है, रिवर्स हो गया ना। तो इसी कारण नोबल गैस क्या होती है, वो इनर्ट होती है। नोबल गैस की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है ना। अंडरस्टैंड और नॉट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आप पढ़ते रहिएगा, और आपका फ्राइडे को टेस्ट भी है, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन। ओके, थैंक यू, सी यू सून।